हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग नेमिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कम से कम हम लोग 2 3 4 नेमिंग रिएक्शन को इस वीडियो में जरूर देखेंगे। सबसे पहला और सबसे फेमस जो है उत्तज फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब वीडियो पसंद आ जाएगा तब वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप कौन से नेमिंग अपक्रिया के बारे में समझना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, उसको एक कमेंट में ज़रूर आप कर दीजिए। उसको हम सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में करके आपके सामने पेश कर देंगे। और यदि आप भौतिक विज्ञान या फिर आप जीव विज्ञान से हैं तो आपके लिए हमने इस तरह के नोट्स, गॉस के थ्योरम वगैरह या फिर गॉस का प्रमेय का जो निरूपण होता है उसको, या जेनेटिक्स कोडांस के बारे में, या कैसे तैयारी हम लोग 2026 में करें, इन सब का वीडियो चाहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं और पढ़ते हैं आज का वीडियो जो है। जब एल्किल हाइलाइड का शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हाइलाइड को हम लोग बोलते हैं RX का शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, तो यानी कि शुष्क ईथर वहां पर मौजूद हो, उसकी उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया उत्तज अभिक्रिया कहलाता है। देखो, हमने एल्किल हाइलाइड का एक उदाहरण लिया है जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड या फिर एल्किल हाइलाइड। मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लिए हैं, एक तो इधर हमने लगाया है और दूसरा इधर लगाया है, CH3Cl। मेथिल क्लोराइड को हमने 2 अणु सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है NaCl के रूप में, और CH3 मिलकर एथेन का निर्माण करते हैं। और यह अभिक्रिया जो होती है उत्तज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अभिक्रिया हुआ है। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिए और इसके बाद में इसे याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसके बाद में एक और भी महत्वपूर्ण अपक्रिया है जिसका नाम है हेलोफार्म अपक्रिया। और दूसरी बात, फिर से एक बार पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास वीडियो आएगा, और वीडियो आया तो वही आपका फ़ायदा हो गया। तो हम लोग अब पढ़ते हैं हेलोफार्म की अभिक्रिया। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइलोजन से क्रिया करके हेलोफार्म देता है, वो अभिक्रिया हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा हो और कीटोन ग्रुप जुड़ा हो, ऐसे यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइलोजनों से क्रिया करके हेलोफार्म दे, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं हेलोफार्म अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है, ये मेथिल युक्त क्या है, कार्बनिक समूह है, कार्बनिक यौगिक है। इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपस्थिति में X2 के साथ कराते हैं। ये जो होता है हाइलोजन होता है, जैसे Cl, Br, I, ये सब हाइलोजन कहलाते हैं, या फ्लोरीन। तो अगर ये अभिक्रिया करता है तो हमको हेलोफार्म मिलता है। किस तरह से मिलता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये जो सोडियम होता है Na, ये सोडियम इस X के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए 3 दूना 6X है, और जो सोडियम की संख्या है कितना है, सोडियम की संख्या है 4। इन 3X को, 6 को नहीं, सिर्फ 3X को 3 सोडियम के साथ जाएगा और बनेगा 3NaX। और जो यहाँ पर CH3 है, उसमें से 2 हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, CH
और जो यहाँ का 3x है वो मिल के बनाएगा हेलो फार्म। क्या बनाएगा? हेलो फार्म बनाएगा। और बचा हुआ जो R है, RCO, अब यहाँ पर देखो एक O यहाँ पर है, ये भी आ जाएगा O। फिर उसके बाद में सोडियम 4 था, 3 तो यहाँ यूज होगा, तो एक बचा है तो Na, RCOO Na बनाएगा। प्लस में 3H2O, ये 3H2O कहाँ से आया होगा? सबसे पहली बात यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन की संख्या कितना होगा? 4 0 जा 0, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 4 हो जाएंगे, 4 एक नम 4, 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। और यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन निकला, तो 4 और 2 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन की संख्या 3 एक नम 3, तो 3 जल के अणु निर्मित करेंगे। ठीक है। और दूसरी खास बात हेलोफार्म के बारे में ये है कि इसमें जो क्लोरोफार्म होता है तथा ब्रोमोफार्म जो होता है, देखो Cl जोड़ देंगे तो क्लोरोफार्म हो जाएगा, Br जोड़ देंगे तो ब्रोमोफार्म हो जाएगा। यदि हम लोग आयोडीन जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आइडोफार्म हो जाएगा। ये हेलोफार्म है, आप चाहे जो जोड़िए, क्लोरीन क्लोरोफार्म, ब्रोमीन ब्रोमोफार्म, आयोडीन आइडोफार्म हो जाएगा। तो इसमें से क्लोरोफार्म तथा ब्रोमोफार्म रंगहीन होते हैं, जबकि आइडोफार्म पीले रंग का क्रिस्टल पदार्थ होता है। दोबारा एक बार समझो, जो क्लोरोफार्म बनेगा Cl3 जोड़ने पर जो बनेगा वो, और Br3 जोड़ने पर जो बनेगा वो रंगहीन होगा, और आयोडीन जो बनेगा वो पीले रंग का क्रिस्टल होगा। तो फिर से एक बार वही कहूँगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा होगा, सिर्फ फ़ायदा होगा। ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगले टॉपिक जो हमारा है वो है फ्रेआन क्या होता है, ये बार बार पूछा जाता है, इसका उपयोग क्या है, और उसके बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 मुख्य उपयोग बताइए। ठीक है। यह भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग समझते हैं, मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रेआन कहते हैं। मेथेन या और एथेन, चाहे मेथेन हो या एथेन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके जो फ्लोरो व्युत्पन्न होगा, यानी कि फ्लोरीन आके जुड़ेगा हाइड्रोजन को निकालकर, और क्लोरीन आके जुड़ता है हाइड्रोजन को निकालकर, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रेआन। जैसे एक उदाहरण में हमने दिया है CF2L2, ये क्या है? क्लोरोफार्म है, सॉरी फ्रेआन है। क्या है? फ्रेआन है। क्लोरो व्युत्पन्न या फ्लोरो व्युत्पन्न जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रेआन। अब दूसरी बात यह है कि फ्रेआन 12 का उपयोग जो होता है रेफ्रिजरेटर में प्रतिशीतक के रूप में होता है, प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है, प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है। देखो फ्रेआन जो होता है कई सारे होते हैं, तो इसमें से एक फ्रेआन 12 होता है, इसका उपयोग फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में शीतक के रूप में किया जाता है, यानी कि उसको ठंड करने के रूप में किया जाता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कार्बन ट्राइक्लोराइड के 2 मुख्य उपयोग क्या हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कार्बन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो CCl4, CCl4 जो होता है इसे कहते हैं कार्बन ट्राइक्लोराइड। कार्बन ट्राइक्लोराइड की वाष्प, जो उसका जो वाष्प निकलता है, जो वाष्प निकलता है वायु से भारी एवं ज्वलनशील होने के कारण, वायु से ज़्यादा वजन होता है और उसके बाद में ज्वलनशील होता है, यानी कि उसमें अगर हम अपने हाथ को ले जाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ज्वलनशील होने के कारण अग्निशमक के रूप में, अग्निशमक यानी कि जहाँ पर अग्नि को बढ़ाने की जरूरत हो, रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग जो किया जाता है अग्निशमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो है फ्रेआन के निर्माण में, जब फ्रेआन का निर्माण कराया जाता है तो उसमें भी कार्बन टेट्राक्लोराइड की जरूरत होती है। तो ये था हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 उपयोग। इसी के साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका नाम है DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो DDT होता है ये हमारे पर्यावरण में किस तरह का इफेक्ट डालता है। ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण जो अभी हमने जस्ट बताया है। यह जैविक अपघटन नहीं होता है, यह जैविक अपघटन नहीं होता, मतलब ये जीवों द्वारा नष्ट नहीं होता है, इसका अवशेष वातावरण में रहता है, यानी कि जो उसका अवशेष बचा होता है ये वातावरण में ही पड़ा रहता है, बहुत दिनों तक खत्म ही नहीं होता है। ठीक है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है, जो भी जीवित प्राणी है, चाहे छोटे जीव हों बड़े जीव हों, उन सभी के लिए
विषैला होता है, जहरीला होता है। इसी कारण से पश्चिमी देश जो जितने भी हैं सब ने इसका उपयोग बंद कर दिया, बैन लगा दिए गए पश्चिमी देशों में कि डीडीटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कई दुष्प्रभाव के बाद, कई सारे दुष्प्रभाव देखने के बाद भी भारत में प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो हमें चाहिए कि डीडीटी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में वो काफ़ी दिनों तक पड़ा हुआ रहता है, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग ही इसका उपयोग करें। डीडीटी का अगर कोई दे रहा है हमको यूज करने के लिए कीटनाशक के रूप में, तो हम उसे तुरंत मना कर दें कि मुझे डीडीटी का यूज नहीं करना है, कोई आप दूसरी दवा दीजिए। और मैं फिर लास्ट में जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मित्रों।